नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। मैं अजय गौतम। जब किसी देश की भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर हमले हो रहे हों, जब राष्ट्र विरोधी शक्तियां बेलगाम हो रही हों, जब स्वाधीनता संघर्ष और नवजागरण की कोख से पैदा हुई पत्रकारिता अपने कर्तव्यों से विमुख हो रही हो और साहित्य अनर्गल प्रश्नों और तथाकथित विमर्शों में उलझ जाए, तब हर संवेदनशील मनुष्य तथा समाज के प्रति सजग व्यक्ति की जवाबदेही बढ़ जाती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान को जब दुनिया के साम्राज्यवादी देश अपने प्रभाव से दबाने का प्रयास कर रहे हों, तब समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर नैतिक दबाव आ जाता है कि वे समाज के भीतर निर्माणकारी शक्तियों की तलाश करें। जब से हमारे देश में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद का बोलबाला बढ़ा है, तब से लेकर आज तक हमने खोया बहुत, पाया बहुत कम। लाख कोशिशों के बावजूद हमें इन सारी समस्याओं से निजात पाने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। साहित्य और पत्रकारिता को सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, सामाजिक परिवर्तन का हथियार माना जाता था, किंतु हाल के वर्षों में पत्रकारिता का जो चेहरा सामने आया है वह अत्यंत भयावह है। जो घटनाएं समाज को विचलित करने वाली होती हैं, तोड़ने वाली होती हैं, लोगों में करुणा और आक्रोश जगाने वाली होती हैं, पत्रकारिता उन्हें भी बाजार के हिसाब से इस तरह प्रस्तुत करती है कि हमारे भीतर किसी प्रकार की संवेदना नहीं जगती। पत्रकारिता ने मुद्दों, समस्याओं और जीवन से जुड़े प्रश्नों का सामान्यीकरण करने में महारत हासिल कर ली है। आने वाली इन स्थितियों के संदर्भ में दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले ही हमें आगाह कर दिया था क्या कि लफ्ज़ एहसास पे छाने लगे ये तो हद है। लफ्ज़ एहसास पे छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज़ माने भी छुपाने लगे ये तो हद है। खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी शोर मचाने लगे ये तो हद है। लेकिन दुष्यंत कुमार की चेतावनी को हमने ठीक ढंग से समझा नहीं, और जिनके ऊपर समाज को दिशा देने और रास्ता दिखाने का दायित्व था, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। फलतः बदलते समय के साथ पत्रकारिता का उद्देश्य भी बदलता गया। पत्रकारिता जिनके खिलाफ आवाज़ हुआ करती थी, उन्हीं की गुलाम बनती गई और संपादक नाम की संस्था का लोप होता चला गया। अब पूंजी केंद्रित अखबारों में काम करने वाले पत्रकार नहीं बल्कि विशुद्ध नौकर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अपने समय की पत्रकारिता से हम कैसे उम्मीद करें कि वह डूबते हुओं के लिए तिनके का सहारा भी बन सकती है। आज जिन्हें हम राष्ट्रीय अखबार कहते हैं, उनमें जीवन के बुनियादी सवालों तथा मूलभूत आवश्यकताओं की उपस्थिति न के बराबर होती है। आज देश की ज्वलंत समस्याओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक ताकतों का उभार, मंदिर मस्जिद विवाद, शिक्षा में भ्रष्टाचार और उसका बाजारीकरण तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कम से कम होती है। क्या इसका कारण बाजार का दबाव ही है, अथवा हमारी चेतना में ही कोई ऐसी खोट है जो बाहरी दबावों को झेलने में असमर्थ है? प्रश्न यह भी है कि जीवन और समाज के विकास को दिशा देने की जिम्मेदारी से समाज के जिम्मेदार लोग क्यों विरत होते चले गए? सामाजिक चेतना के विकास के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियाँ क्यों बाजारवाद के समक्ष हथियार डाल बैठीं? ये प्रश्न हमें आत्ममंथन के नए आयामों की तलाश के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? अब पूंजी हमारे रिश्तों की मिठास तय करने लगी है। मानवीय रिश्तों में आई गिरावट एक ओर है, तो गरीबों और किसानों की आत्महत्याएं, आधी दुनिया की होश के साथ हो रहे अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज जैसी समस्याएं दूसरी ओर हैं। ये समस्याएं हमें लगातार अंदर से खोखला करती जा रही हैं। हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर भी पीछे चले जाने की कैफियत हम अपने आप से नहीं पूछते। जब हमारा साहित्य, हमारे समाज के निर्माणकर्ता अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हों, जब वे सिर्फ समाज के नकारात्मक पक्षों को अपनी पत्रिकाओं का विशेषांक बनाकर
बाजार की दुनिया में उतारते हों तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वे किस तरह प्रतिनिधित्व करेंगे 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या वाले देश का। ऐसी स्थिति में उनकी भूमिका कौन तय करेगा। आखिर इस तरह के साहित्य से समाज को क्या संदेश मिलता है जब यह कहा जाता है कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है और इस संदर्भ में प्रेमचंद का नाम लिया जाता है, तब यह मशाल समाज में अंधेरा और कालिक कैसे बिखेर रही है, इसकी भी कैफियत तलब की जानी चाहिए। दरअसल साहित्य और राजनीति दोनों पर ही भ्रष्टाचार का मोटा आवरण चढ़ चुका है। बदलते दौर के साथ सामंतवादी मानसिकता ने भी अपना चोला बदल लिया है और शोषण के नए तरीकों को खोज निकाला है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिस तरह हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, भाषा और हमारी आर्थिक संरचना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम निरंतर नई गुलामी की राह पर चलते जा रहे हैं। जब शासन प्रशासन ही नहीं, न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, तब देश की इज्जत और साख कौन बचाने के लिए आगे आएगा। जब तक देश से गरीबी, भूख और बदहाली नहीं मिटेगी, जब तक मनुष्य के अंदर राष्ट्रीय बोध विकसित नहीं होगा, जब तक हम क्षेत्रवाद, नस्लवाद और आतंकवाद की समस्या से नहीं उभरेंगे, तब तक हमारा विकास असंभव है। विश्व की नज़र में भले ही हम एक आर्थिक महाशक्ति और विश्व शक्ति के रूप में पहचाने जाते हों, लेकिन हम अपनी इन समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए हमें एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत करनी होगी और इस वैचारिक आंदोलन के तहत समाज के दबे कुचले वर्गों पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक कुप्रथाओं का समर्थन करने वालों के खिलाफ, भाषा एवं क्षेत्रवाद के नाम पर देश के बंटवारे की भूमिका तैयार करने वालों के खिलाफ एक ईमानदार जंग छेड़नी होगी, क्योंकि विचार दुनिया की अन्य किसी भी ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आज इस देश में लगभग 8 करोड़ शिक्षित युवा बेरोजगार पड़े हैं, जिनके ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना जाल इस तरह से फैला रखा है कि युवाओं के हाथ काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज की राजनीति सिर्फ पैसे और बाहुबल पर आधारित है। हर जगह कमीशनखोरी और घूस का बोलबाला है। हमें अपनी दृष्टि और रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा के नाम पर सरकार को प्रतिवर्ष अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं, कहीं बाल श्रम के नाम पर, कहीं पर्यावरण के नाम पर, कहीं शिक्षा के नाम पर। इसलिए समाज में इनकी भूमिका पर भी गहरी नज़र रखनी होगी। लेकिन विडंबना यह है कि जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं वे सिर्फ सोचते रह जाते हैं और ज्वलंत समस्याओं पर प्रायः मौन साध लेते हैं। उनका मौन रहना यह साबित करता है कि वे अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीने के तौर तरीके बदलने होंगे। हमें सामाजिक बदलाव के लिए आगे आना होगा। राजेश रेड्डी के स्वर में स्वर मिलाकर कहें तो, तुम्हें जीना है इस जहां में अगर, तो अपने जीने का फलसफा बदलो। तुम्हें जीना है इस जहां में अगर, तो अपने जीने का फलसफा बदलो। ये आंधियाँ तो बदलने वाली नहीं, तुम ही बुझता हुआ दिया बदलो। लेकिन बदलने की यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? इसके लिए हमें बुद्ध की विराट करुणा, मार्क्स की वैज्ञानिक दृष्टि और क्रांति चेतना, सूफियों संतों की प्रेम भावना, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक दृष्टि और गांधी की अपने कहे हुए के प्रति अटूट निष्ठा को समन्वित कर ज्योति स्तंभ खड़ा करना होगा। बेशक यह प्रक्रिया आसान नहीं है, किंतु माना कि इस चमन को गुलजार हम न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो आइए हम सबकी आपकी आवाज़ बनाते हैं इस जलवायु को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका।